लास्ट क्लास में बेटा हम लोग ने एक्सेलरेशन पूरा अच्छे से कवर कर लिया था, सारे टाइप्स भी देख लिए थे, पूरा डिटेलिंग में इसके फॉर्मूला भी बता लिया था। फॉर्मूला क्या था, कुछ सारे बच्चे मुझे बताएंगे। ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, आज एक्सेलरेशन का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, दैट इज जैसे हमने मोशन में पढ़ा था ना, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, वैसे ही बेटा अब पढ़ेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, सिंपल से समझेंगे। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? एक समान, बराबर, बैलेंस। ठीक है, सपोज करो कि मैं अपनी गाड़ी की स्पीड, मैं अपने घर से चली, मैंने अपनी स्पीड पहले 5 मीटर पर सेकंड करी, 5 से 10 करी, 10 से 15 करी, 15 से 20 करी, 25, 30, 35, 40, 50, मान लो मैंने अपनी ऐसी स्पीड ऐसे बढ़ाई। मैं अपनी स्पीड कितने रेट से बढ़ा रही हूँ? 5-5 के रेट से बढ़ा रही हूँ हर बार। तो क्या मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है? क्या मेरी गाड़ी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन किस रेट से होगा? यूनिफॉर्म रेट से होगा कि नहीं होगा? अब मान लो मेरी गाड़ी चल रही थी 80 किलोमीटर की, 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मान लो मैंने स्पीड घटा के 75 पे लाई, फिर घटा के 70 पे लाई, फिर 65 पे लाई, फिर 60 पे लाई। क्या मेरी गाड़ी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? किस रेट से प्रोड्यूस होगा? लेकिन ये बात तुम लोग मान रहे हो कि मैम एक्सेलरेशन तो दोनों ही एग्जाम्पल में हो रहा है, लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। तो जब गाड़ी में, जब किसी चीज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो बट यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस्ड हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन अगर यूनिफॉर्म रेट से अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो या यूनिफॉर्म रेट से अगर आप स्पीड घटा रहे हो, तो वैसे को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड पहले 10 की, 10 से 20 की, 20 से 30 की, स्पीड तो बढ़ा रही हूँ ना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही हूँ, वेलोसिटी चेंज कर रही हूँ, लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रही हूँ, तो वैसे को हम क्या बोलेंगे बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मान लो मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा के 10 कर ली, फिर ट्रैफिक मिल गया मुझे, मैं ले आई 2 पे, फिर मुझे फिर खाली जगह मिल गई, मैंने 15, 20, 30 कर लिए। किसी यूनिफॉर्म रेट से तो नहीं बढ़ा रही, कभी कभी कुछ और बढ़ा रही, कभी घटा रही, कभी बढ़ा रही, कभी घटा रही। तो वैसे केसेस में हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन कैसा प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जैसे अब कार मूविंग ऑन ए बिजी रोड, रोड बहुत भीड़ भाड़ है, कभी आपको थोड़ा जगह मिलेगा, आप थोड़ा आगे निकल जाओगे, थोड़ा भीड़ मिलेगा तो अपनी ब्रेक लगाओगे, तो एक नॉन यूनिफॉर्म रेट से आप अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है तो एक यूनिफॉर्म रेट से उसकी स्पीड बढ़ती हुई आती है। ठीक है, अभी हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे कि ऊपर जाता है तो क्या होता है, नीचे आता है तो क्या होता है, लेकिन अगर हम अपनी स्पीड को एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज करेंगे, फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए, तो वैसे को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। चाहे बढ़ाऊं चाहे घटाऊं, लेकिन रेट यूनिफॉर्म होना चाहिए, बस सिंपल सा फंडा ही है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह रहा देयर आर इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, बराबर होना चाहिए, 10, 20, 30 in equal interval of time, then it poses uniform acceleration. There are unequal changes in velocity of body in equal interval of time. Equal नहीं है, कुछ भी रैंडम से वैल्यूज हैं, आप वैसे स्पीड को चेंज कर रहे हैं, तो उसे हम बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर रख देंगे। सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर हम लोग फटाफट आगे चलेंगे। चलिए, तो एक्सेलरेशन का पार्ट अभी हम लोगों ने खत्म कर लिया। एक आइए नया टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपके मोशन चैप्टर में, ये मानो थोड़ा सा एंड की तरफ आ गए हैं हम लोग, ग्राफ पढ़ने वाले हैं, और ग्राफ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, 3 नंबर में, 5 नंबर में जरूर क्वेश्चन आता है। ग्राफ से एक न्यूमेरिकल जरूर होगा आपके टेस्ट पेपर में, ये तो डन है। ठीक है, नॉर्मल न्यूमेरिकल होते ही हैं, साथ साथ ग्राफ से तो जरूर पूछा जाता है। देखो, अभी तक हमने ना ऑलरेडी, आप लोग ने 8 छोटी क्लासेस में ग्राफ के वगैरह में, ग्राफ वगैरह के बारे में सब कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, तो ग्राफ में मैं ये बता रही थी बेटा, ग्राफ आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल ज़रूर आता है आपके टेस्ट पेपर में। तो जब भी हम मोशन चैप्टर के ग्राफ को पढ़ेंगे बेटा, हम नॉर्मली 2 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम एक ग्राफ का स्लोप निकालना सीखेंगे, दूसरा हम ग्राफ का एरिया निकालना सीखेंगे। जब भी हम 9th क्लास में ग्राफ डिस्कस करेंगे, स्पेशली इन चैप्टर मोशन, हम 2 चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक तो बात करूंगी मैं स्लोप के बारे में, दूसरा मैं बात करूंगी किसके बारे में? एरिया के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे, क्या स्लोप और क्या एरिया के बारे में बात कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। आप लोग के पास पेंसिल होगा, स्केल होगा, आप लोग अच्छे से मेजरमेंट करके बनाइएगा, मैं तो ऐसे रैंडम बना रही हूँ। ठीक है, ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस बेटा, ये ले लिया मैंने एक्स एक्सिस, पहले समझ लेंगे। ठीक है, जब भी बच्चा लोग मैं स्लोप के बारे में बात करूं, जब भी मैं स्लोप के बारे में बात करूं, मान लो मैंने कुछ पॉइंट्स लेकर, कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन मुझे मिली हुई है, ठीक है, कुछ पॉइंट लिया होगा मैंने, तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिली।
स्लोप का मतलब होता है, पहले देख लो, फिर तो मैं टाइम देती हूँ लिखने का। स्लोप का मतलब होता है बेटा मुझे ये एंगल फाइंड करना है। स्लोप का मतलब होता है मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लूंगी तो मैं बोल दूंगी मैंने स्लोप निकाल दिया। स्लोप का मतलब हॉरिजेंटल से जो ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल, अगर ये लाइन ऐसे मान लो ये है, ये अगर ये इतना बड़ा है तो कुछ और एंगल होगा, ये इतना बड़ा है तो कुछ और एंगल होगा। स्लोप का सिंपल मतलब होता है मुझे ये एंगल फाइंड करना है तो मेरा स्लोप निकल जाएगा। बट एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा एंगल फाइंड करने का तरीका, क्या आपको ये ट्राइंगल एक दिख रहा है? कौन सा साइड हाइपोटेनस है? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। जब भी आपको ग्राफ में स्लोप फाइंड करने को बोला जाए तो इसका मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, और ये एंगल को फाइंड करने का तरीका ये होता है, इस एंगल को फाइंड करने के लिए तो फाइंड एंगल, एंगल को बेटा थीटा लिख रहे हैं, बड़े क्लासेस में पढ़ोगे एंगल को थीटा बोला जाता है। थीटा का मतलब एंगल। ये जो मैंने बनाया ना जीरो लिखकर ऐसा गोल बनाया और बीच में इसका ऐसा पेट पेट पे से एक लाइन क्रॉस कर दी, इसको बोलते हैं थीटा। थीटा का मतलब एंगल, सिंपल एंगल बोल लो, बड़ी क्लासेस में थीटा बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। जब भी मैं बोलूँ मुझे ये स्लोप फाइंड करना है यानी मुझे ये थीटा फाइंड करना है, ये एंगल निकालना है। ये एंगल कब निकलेगा? ये एंगल तब निकलेगा जब मैं परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करूंगी। ये एंगल कब निकलेगा? जब मैं परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करूंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या परपेंडिकुलर अगर मैं पूछूं तो परपेंडिकुलर किससे रिलेट कर रहा है बेटा? कौन से एक्सिस से रिलेट कर रहा है? वाई एक्सिस से। मैं पूछूं बेस बेटा किससे रिलेट कर रहा है? एक्स एक्सिस से। इसका मतलब अगर मुझे जब भी स्लोप फाइंड करना है तो मुझे वाई और एक्स एक्सिस को डिवाइड करना है। पॉइंट्स आपको दिए हुए होंगे, ठीक है, क्वेश्चन में भी हम क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और क्लियर होगी। बट फिलहाल एक कॉन्सेप्ट ये लेके ये चलेंगे कि जब भी मुझे ये एंगल फाइंड करना है इसका मतलब मुझे वाई और एक्स एक्सिस को डिवाइड करना है फिलहाल के लिए, ठीक है। एरिया की बात करते हैं। इस पे सवाल बहुत आसान आता है, बहुत इजी आता है, ग्राफ बनाने को नहीं आता। अभी बता रही हूँ, ऐसा मत सोचना एग्जाम में ग्राफ कॉपी लेके जाएंगे, नहीं, ग्राफ बना हुआ आता है, उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। बनाने को कभी नहीं आएगा कि प्लॉट करो ग्राफ पेज लेके स्केल लेके, नहीं, उस पर सवाल आते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, आज वो करेंगे हम लोग। चलो सेम ले लो, अब एरिया की बात कर दूं, ठीक है। अब मुझसे कह रहा है फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। अब मुझे ये एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया कैसे निकाले भाई? जहां तक का आपको एरिया निकालना है ना, आप देख लो, मुझे ये लग रहा है कि अच्छा ये ट्रायंगल हो सकता है, क्या ये बिल्कुल ट्रायंगल बन सकता है? तो क्या अब मुझसे सवाल कर रहा है फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, तो ऐसा सवाल पूछेगा, इसका मतलब आपको ये पूरा ही एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। सवाल में बना हुआ होगा, आपसे पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल के दिखाओ, वो ऑलरेडी आपसे सवाल पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल के दिखाओ। क्या ट्रायंगल का एरिया निकलने आता है? रुक जाओ, पहले जो समझ रहे हो उसको समझो। सवाल में ऑलरेडी होगा कि एरिया निकाल के दिखाओ, चाहे ट्रायंगल हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो। मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम्हें ट्रायंगल का एरिया निकालने आता है? क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक बात बताना, ये बेस मान लूँ, ये हाइट मान लूँ, तो एक बात बताओ, बेस मेरा किससे रिलेट कर रहा था बेटा? एक्स एक्सिस से। और मेरा हाइट बेटा किससे रिलेट कर रहा है? तो वाई एक्सिस से। इसका मतलब मैं अभी के लिए ये कह सकती हूँ कि जब भी मुझे एरिया फाइंड करना है मुझे एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। जब मैं स्लोप फाइंड कर रही थी तो मैं एक्स और वाई एक्सिस को डिवाइड कर रही थी, लेकिन जब मैं एरिया फाइंड करूंगी तो मैं एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करूंगी, मैं एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। ये तो एक बेसिक्स हो गया ग्राफ पे, इस पे ऐसे सवाल नहीं आ रहे, ये सिर्फ बेसिक्स है कि स्लोप का मतलब है आपको वाई और एक्स एक्सिस को डिवाइड करना है, एरिया का मतलब है आपको एक्स और वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पूरे चैप्टर में, इस पूरे ग्राफ में आपको दो टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला पढ़ेंगे बेटा, उसको बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डीटी ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं इसको डीटी ग्राफ। और इसमें सिर्फ एक चीज पढ़ना है हमें, डीटी ग्राफ का सिर्फ स्लोप पढ़ना है, एरिया नहीं पढ़ना हम लोग को। डीटी ग्राफ का सिर्फ क्या पढ़ेंगे? सिर्फ स्लोप पढ़ेंगे, एरिया नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक डीटी ग्राफ बना के दिखाते हैं।
ठीक है, एक dt ग्राफ बना के दिखाते हैं। ये यहाँ मैं ले लूँ टाइम, जो कि किस में होगा बेटा, सेकंड्स में, टाइम ऑलरेडी सेकंड्स में होगा। यहाँ मैं ले लूँ आपका डिस्प्लेसमेंट, जो कि मीटर में होगा। ठीक है, चलो कुछ मान लो, एक कुछ पॉइंट्स ले लेती हूँ कि मान लो एक गाड़ी है, एक पॉइंट ले लेती हूँ, मान लो एक गाड़ी है जो 1 सेकंड में 2 मीटर चला, मानने के लिए, दूसरे सेकंड में 4 मीटर चला, तीसरे सेकंड में 6 मीटर चला, चौथे सेकंड में 8 चला और 5वें सेकंड में वो 10 चला। ये सिर्फ एक रैंडम पॉइंट्स है। इस क्या मैं इसको प्लॉट कर लूँ आराम से यहाँ पे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, आ जाओ, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6, 8 और ये 10। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। 1 सेकंड में कितना, 2, 2 सेकंड में 4, 3 सेकंड में 6, 4 सेकंड में 8 और 5 सेकंड में 10। ठीक है, अगर मैं कुछ बनाऊंगी तो ऐसे, आप तो स्केल से बनाना, आपको बहुत अच्छी सी सीधी लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, मेरा तो टेढ़ा जा रहा है, बट आप बनाओगे तो आपको बहुत अच्छी सी मेजरमेंट से सीधी लाइन मिल जाएगी। अब सवाल आपसे पूछेगा कि फाइंड द स्लोप। अब मुझे पूछ रहा है, अब मुझे यहाँ से स्लोप निकालना है। ठीक है, स्लोप कैसे निकालेंगे, अभी मैंने क्या सिखाया, स्लोप का मतलब आपको एक्स और वाई को डिवाइड करना है। ठीक है, इधर देखेंगे, क्या ये पूरा, मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ, क्या ये आपको ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ट्रायंगल दिख रहा है। स्लोप का मतलब है मुझे ये एंगल फाइंड करना है, स्लोप का मतलब मुझे ये एंगल फाइंड करना है। कैसे, मुझे थीटा निकालना है, यानी मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है, यानी मुझे वाई और एक्स एक्सिस को डिवाइड करना है। चलो शुरू करते हैं, डिवाइड करना है। मेरा ये है परपेंडिकुलर, ये है मेरा वाई एक्सिस, तो मैं कैसे करूँ, 10 - 2, ध्यान से देखना, ये पूरा है ना, मुझे इसको निकालना है। अगर मैं पूरा निकालूंगी तो मैं ऐसे ही तो करूँगी, 10 - 2, यही तरीका तो है करने का। कैसे करेंगे, यही तो करेंगे। अगर मैं वाई एक्सिस से मुझे पूछा जाए कि ये एरिया फाइंड करना है, ये तो यहीं तक है, 0 पॉइंट तक तो मैं लेके नहीं गई इसको, तो कैसे करूँगी, वाई का मतलब है 10 - 2, और अगर मुझसे बोला जाए बेस फाइंड करना तो 5 - 1, ये 1 पे है, 5 - 1, 5 - 1, इसका आंसर बताना जरा, 8/4। इसको सॉल्व कर दिया तो 2। मैंने इस 2 के आगे अभी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं लगाई है, मैंने सिर्फ 2 लिख के छोड़ दिया है। अब देखते हैं कि ये 2 जो मैंने निकाला, ये मैंने क्या चीज फाइंड करी है, ध्यान से सुनना। वाई एक्सिस पे रखा क्या था, मीटर डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस पे रखा क्या था, तो मैंने क्या फाइंड किया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी। यानी मैंने ग्राफ तो मैं पढ़ रही हूँ dt, लेकिन उसका स्लोप मुझे वेलोसिटी फाइंड करके दे रहा है। सोचो, एक ग्राफ में तो मैंने लिया सिर्फ वेलोसिटी और टाइम, लेकिन ग्राफ की हेल्प से मैंने, ग्राफ में मुझे मिला सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और टाइम, लेकिन मैंने उसकी हेल्प से वेलोसिटी भी फाइंड कर ली, उसका स्लोप निकालकर। यानी dt ग्राफ का स्लोप मुझे क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। ठीक है, तो इसके आगे मैं क्या लिख लूँ, मीटर पर सेकंड। अगर जब भी आपसे कोई सवाल पूछेगा कि dt ग्राफ को निकालना है स्लोप, तो यानी आपको क्या निकालेगा, क्या पूछेगा, वो एक तरीके से आपसे वेलोसिटी निकालने को पूछेगा dt ग्राफ का। ठीक है, इतना तुम लोग को अभी समझ में आया फिलहाल के लिए। कोई भी वैल्यूज हो, अगर ये 0 पे होता ना बेटा, ये मान लो नीचे तक लेती, तो 10 - 0 10, 5 - 0 5। मैंने पॉइंट्स यहाँ से जानबूझ के लिए हैं, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपका वो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, वो कहीं से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रहेंगे, जो पॉइंट्स दिया है उसको माइनस करके आंसर में ऐसा यूनिट डाल के लिखेंगे। फिलहाल के लिए याद रखना है, dt ग्राफ का स्लोप मुझे वेलोसिटी बताता है। एग्जाम में सवाल पूछेगा, द स्लोप ऑफ dt ग्राफ्स गिव ऐसा यूनिट, क्वेश्चन में होगा मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ऐसे घुमा के पूछेगा। यानी dt ग्राफ का स्लोप मुझे हमेशा ही वेलोसिटी बताएगा। पूरा सवाल करने के बाद आप उसके आगे मीटर पर सेकंड लगा लेंगे। ठीक है, अब हमें वीटी ग्राफ भी पढ़ना है, और उसमें तो दोनों ही पढ़ना है, स्लोप और एरिया दोनों ही पूछा जाता है। तो पहले आप लोग इतना लिखेंगे, फिर हम आगे चलिए आगे चलते हैं। हमने dt ग्राफ पढ़ लिया, नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट ग्राफ पढ़ेंगे बेटा, उसका नाम है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपके सिलेबस का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है,
95% तक क्वेश्चन सिर्फ इसी से आता है, ठीक है। एसटी ग्राफ और डीटी ग्राफ से बहुत कम आता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बच्चा लोग मुझे दोनों ही चीज़ें पढ़नी है, स्लोप भी पढ़ना है और आपको एरिया भी पढ़ना है, यहाँ पे दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया जो कि सेकंड्स में है, और वाई एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी ले ली जो कि जिसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। चलो ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ऐसा मान लेती हूँ कि भाई 1 सेकंड हुआ, मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड कर ली। 2 सेकंड हुआ, मैंने 10 कर ली। 3 सेकंड पे मैंने 15 कर ली। 4 सेकंड पे मैंने 20 कर ली। और 5 सेकंड पे मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड 25 कर ली। बहुत तेज़ है मेरी गाड़ी, इतनी स्पीड में चली जा रही है, ठीक है। आ जाओ ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। मैंने एक ग्राफ बना लूँ उसका अच्छा सा, आप लोग सीधा बनाना। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा अगर मैं इस पॉइंट्स पे ऐसा कुछ ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है। सेम मेरा वही सवाल है, मैं वीटी ग्राफ में अभी स्लोप निकालूंगी, ठीक है। स्लोप निकालने का मतलब मुझे क्या है, मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है। सेम वही तरीका, शुरू करते हैं हम। जरूरी नहीं है आप ट्रायंगल बनाओगे, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। आ जाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर रही हूँ, इसका मतलब मैं वाई और एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रही हूँ। वाई एक्सिस पे 25 - 5 और एक्स एक्सिस पे क्या है 5 - 1, तो 5 - 1 25 - 5 हो गया मेरा 20 और ये हो गया मेरा 4। मेरा आंसर आ गया 5 × 4 = 20। अब ये 5 क्या आया, ठीक है, 5 × 4 = 4 × 5 = 20, ठीक है। अब ये 5 क्या आया, ये आराम से देखेंगे। देखो मेरा वाई एक्सिस पे रखा था वेलोसिटी, मेरी वेलोसिटी देखो बार बार, और वेलोसिटी भी कैसी वेलोसिटी है, चेंजिंग वेलोसिटी है। पहले 5 थी, फिर 10 थी, 15 है, 20 है, 25 है। मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है और हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट, एक्सेलरेशन। यानी मुझे वीटी ग्राफ के स्लोप से क्या पता चला, मुझे वीटी ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन पता चला। यानी मुझे 5 के आगे लिखना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी दिस स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ्स गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है। एरिया भी फाइंड कर देते हैं, इसी पे फाइंड कर, तो दूसरा ना बनाओ, इसी पॉइंट पे बना लो एरिया। इसी में कर दो, दूसरा बना के क्या मतलब बनता है। चलो अगर एरिया के लिए कुछ, ये बहुत गंदा सा ट्रायंगल लग रहा है, थोड़ा सा इसको सही से बना लूँ, थोड़ा इसके पॉइंट नीचे तक ले लेते तो देखने में सुंदर लगेगा। आ जाओ, आप ये 5 ही मानना, थोड़ा मैंने ऐसे मान लिया, आप इसको 5 ही मानना, ठीक है। चलो अब मैं कह रही हूँ कि मुझे भाई एरिया फाइंड करना है, मुझे एरिया फाइंड करना है, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कुछ भी नाम रख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ बेस कितना है 5 - 0, 5 - 0 5, और हाइट मेरी कितनी है 25 - 0 25। सॉल्व करो इसको, 12.5 मल्टीप्लाई करो, 12.5 इंटू 5 62.5, कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। 62.5, ये भाई 62.5 क्या आया, अब इधर देखना। मैंने क्या किया, मैंने बेस और हाइट को मल्टीप्लाई किया, यानी मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई किया। भाई मैंने बेस में रखा क्या था, बेस में रखा था मैंने टाइम, यानी मैंने टाइम का मल्टीप्लाई किया किससे, वेलोसिटी से। एक बात बताना, फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। मैं फिर से लिख के दिखा देती हूँ, अगर इसमें दिक्कत आ रहा हो तुम लोग को तो देखना। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और मैंने क्या किया, मैंने टाइम और वेलोसिटी को ही तो डिवाइड किया है बेटा यहाँ पर, यानी मैंने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट, यानी मुझे 62.5 के आगे मीटर लगाना चाहिए।
यानी मुझे वीटी ग्राफ का स्लोप बताता है एक्सेलरेशन, ये पूरा फाइनल कंक्लूजन है। वीटी ग्राफ का स्लोप बताता है मुझे एक्सेलरेशन, और मुझे वीटी ग्राफ का एरिया बताता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। पूरा सम अप करूं, एसटी ग्राफ या डीटी ग्राफ का स्लोप बताता है मुझे वेलोसिटी, वीटी ग्राफ का स्लोप बताता है एक्सेलरेशन, और डीटी और वीटी ग्राफ का एरिया बताता है मुझे डिस्प्लेसमेंट। कुछ भी पूछेगा, एसआई यूनिट ऑफ वीटी ग्राफ, द एरिया अंडर एसआई यूनिट, द एरिया अंडर वीटी ग्राफ एसआई यूनिट इज, ऐसे पूछेगा, द एरिया अंडर वीटी ग्राफ एसआई यूनिट इज मीटर, ऐसे करके एमसीक्यू में सवाल आता है। ठीक है, तो ग्राफ तो आपका यहीं पे खत्म हुआ, बट इससे करेंगे हम कुछ सवाल, क्योंकि ये तो एक समझाया है बस, सवाल कैसा आता है वो देखेंगे। ठीक है, इस पे तो पहले बनाएंगे, फिर हम लोग फटाफट आगे चलेंगे सवाल की तरफ इसके। चलिए शुरू करते हैं बेटा, ग्राफ मैंने यहीं पे खत्म किया है, इसके आगे हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, मैं आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। मैं आपको 3 मोशन की इक्वेशंस बता रही हूँ। ठीक है, 3 मोशन की इक्वेशंस बता रही हूँ, उसको लेके घबराना नहीं है कि कैसे कब यूज होगा, उसको जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे वो सब यूज करना आप लोग को आ जाएगा। तो आप हेडिंग डालेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, सिर्फ इक्वेशन लिखनी है बेटा, डेरिवेशन नहीं करा रही, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और ये आज 9th में पहली बार पढ़ोगे, और जब तक आपके पास साइंस है, फिजिक्स है, इससे पहला आपका पूरी जिंदगी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस है। ठीक है, पहली इक्वेशन में लिखती हूँ v इज इक्वल टू, जिसको जिसको पता है वो बता सकता है, u प्लस at। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, a मतलब, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, और t मतलब टाइम। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन कोई बच्चा बताएगा मुझे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम, हाफ का मतलब हाफ, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम। ठीक है, एंड द लास्ट कोई तीसरा बताएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये तीनों ही सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारी की सारी आपको हो जाएगी, बट रखना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए। एस स्टैंड फॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, प्लीज़ लिखिए, फिर आप आगे चलते हैं। चलिए बच्चा लोग आगे चलते हैं। मैंने आपको इक्वेशंस पे लिखा दी, इसके डेरिवेशन पे बात नहीं करेंगे, ग्राफ भी कर लिया। तो कुछ और ग्राफ्स देखेंगे बेटा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्राफ के ही अंदर है, हम कुछ अलग अलग टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ग्राफ हम 3 टाइप के पढ़ेंगे। एक ग्राफ पढ़ेंगे रेस्ट में, एक ग्राफ पढ़ेंगे बेटा हम यूनिफॉर्म मोशन का पढ़ेंगे बच्चा लोग, एक ग्राफ पढ़ेंगे बेटा हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, अगर ये तुम लोग को समझ में आ गया ना, तो ग्राफ तुम लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहले मैं एसटी ग्राफ की बात करती हूँ। ठीक है, एसटी ग्राफ डीटी ग्राफ कंफ्यूजन नहीं करना, इधर रख दिया मैंने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इधर रख दिया मैंने टाइम। क्लियर? मेरा ऑब्जेक्ट बच्चा लोग रेस्ट में है, मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चा लोग, रेस्ट में है। एक बात बताना, अब ये चेयर रेस्ट में है, ठीक है, मान लो मेरे से ये चेयर 1 मीटर की दूरी पे है, मान लो। ठीक है, अगर 1 मीटर की दूरी पे है ये चेयर सपोज, ठीक है, 1 सेकंड हुआ तो भी 1 मीटर है, 2 सेकंड हुआ तो भी 1 मीटर है, 3 सेकंड हुआ तो भी 1 मीटर, 4 सेकंड हुआ तो भी 1 मीटर, 5 सेकंड हुआ तो भी 1 मीटर। भाई ऑब्जेक्ट तो चल ही नहीं रहा है ना, यानी जितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया उसने कर लिया। ये 1 मीटर दूर है तो 1 मीटर दूर ही है, उसके बाद तो वो चल ही नहीं रहा। अब लास्ट वाला बच्चा मेरे से जितनी दूर खड़ा है वो उतना दूर ही खड़ा, वो चल ही नहीं रहा। तो हर सेकंड वो 1 मिनट हुआ अभी वो वहीं पे, 2 सेकंड हुआ अभी वो वहीं पे। तो एसटी जब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो एसटी ग्राफ कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आया कैसे ग्राफ बना? क्लियर है पीछे तक? ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो जितना दूर ये रखा है उतना दूर रखा ही हुआ है। अब बताओ वीटी ग्राफ का बताना जरा सीन। ये ले लो वी, ये ले लो टी,
ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ही नहीं है, रेस्ट पे है, ऑन एक्स कॉन्साइड विथ एक्स एक्सिस, ठीक है भाई, वेलोसिटी ही नहीं है, जीरो है, चल ही नहीं रहा। आ जाओ, वो समझा रहे, वो को बनाने की क्या जरूरत है, बस समझा दिया, ठीक है दोनों का, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब मोशन का क्या मतलब बेटा, स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो पहले एस टी ग्राफ, ये मेरा एस है, ये एस टी है। एक बात बताओ, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ग्राफ कैसा बनता है यूनिफॉर्म मोशन का, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ एस टी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन का। लेकिन वी टी ग्राफ बड़ा ही अलग होगा, ये देखेंगे, बहुत बढ़िया। अब मानो मेरी गाड़ी की स्पीड है 35 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड हुआ तब भी 35, 2 सेकंड हुआ तब भी 35, 3 सेकंड हुआ तब भी, 4 सेकंड हुआ तब भी, 5 सेकंड हुआ तब भी। यानी अगर मेरी गाड़ी की स्पीड यूनिफॉर्म है तो मेरा वीटी ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्लियर है, क्योंकि हर सेकंड पे तो स्पीड सेम ही है ना भाई, चेंज तो हो ही नहीं रहा है। क्लियर सारे बच्चों को। इसमें थोड़ा सा देखो कंफ्यूजन नहीं करना, ये थोड़ा अगर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, स्पीड सेम या वेरी वेरी, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि जब एसटी ग्राफ की बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो हमें एक कर्व कर्व वाला ग्राफ मिलेगा, कोई भी कर्व मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, सिंपल सा ये समझना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ फॉर एसटी आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्वी ग्राफ होगा, ठीक है। इस पे बहुत लंबी चौड़ी बात होगी 11th में, इसके 11th में ये पूरा ही पढ़ना है कि कैसे बनाएंगे, कैसे हो रहा है ये चीज़ें, वो पूरा डिस्कस करना है। 9th तक के लेवल पे आपको ये पता होना चाहिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एस टी ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, वो कर्व होगा ग्राफ, बस इतना जानो। कर्व कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, सिंपल। लेकिन इंपॉर्टेंट अब ये वाला वीटी ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखना वीटी ग्राफ का मोशन कैसा है, चेंज हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर मानो मेरा एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का तो मतलब है ना स्पीड चेंज हो रही है। अब मेरा मोशन, मान लो मेरी गाड़ी की स्पीड 5 थी, 10 थी, 15 थी, 20 थी, यूनिफॉर्म रेट से स्पीड बढ़ रही है, तो ग्राफ मुझे कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आप मुझे नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ बना के दिखाइए फॉर वीटी ग्राफ, तो ये टी है, मेरी स्पीड पहले 80 थी, 80 से 70 हो गई, 70 से 60 हो गई, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा होगा फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन। इस वाले ग्राफ को ध्यान से सुनना, इस वाले ग्राफ को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली, ध्यान से सुनना, इसका नाम पड़ता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यानी एक्सेलरेटेड तो है बट यूनिफॉर्म रेट से है, या यूनिफॉर्मली रिटार्डेटेड मोशन है, रिटार्ड तो कर रहा है बट यूनिफॉर्म रेट से रिटार्ड कर रहा है। और अगर जीरो एक्सेलरेशन हो तो सिंपल सा कोई चेंज ही नहीं हो रहा, वो नॉन मतलब यूनिफॉर्म मोशन में ही आ जाएगा, ठीक है। कभी जीरो एक्सेलरेशन पूछ देगा, ड्रॉ फाइंड द ग्राफ विच शो जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मेनली बच्चा लोग आपको 6 ग्राफ याद रखना है। 6 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बहुत ज़्यादा स्टार मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा स्टार मार्क कर लो, और बहुत ज़्यादा स्टार मार्क कर लो इनको, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे सिर्फ एक सवाल आता है, बाकी एक बहुत फेमस न्यूमेरिकल है जो हर बार सीबीएसई वालों को बहुत पसंद है, स्कूल वालों को भी बहुत पसंद है, वो बार बार देते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, आराम से समझो, नाम से ही लग रहा है कि मोशन कैसा हो रहा है, गोल 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 कोई घूम रहा है, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई लड़का भाई, कोई गर्ल है, कोई ऑब्जेक्ट है ए, वो इस बार बार इस ट्रैक पे गोल गोल घूम रहा है। कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है तो वैसे मोशन को क्या बोल देंगे बेटा, हम सर्कुलर मोशन बोल देंगे। कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन बोल देंगे। लेकिन सर्कुलर मोशन के साथ साथ यहाँ पे एक वर्ड अटैच है, दैट इज यूनिफॉर्म, यानी जो वो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म सामान्य तरीके से घूम रहा है, यानी उसकी जो स्पीड है वो सेम है। यूनिफॉर्म मोशन में हमने यही पढ़ा है ना कि सेम स्पीड से चलता है तो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यही तो पढ़ा है हमने यूनिफॉर्म मोशन में। यानी ये ऑब्जेक्ट भी, इसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। मान लो मैं कह रही हूँ ये जो ए वाला ऑब्जेक्ट है
ये 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चले जा रहा है, यानी इस पॉइंट पे भी उसकी स्पीड कितनी है 40, इस पॉइंट पे भी कितनी है 40, यानी वो जितनी बार ये घूम रहा है उसकी स्पीड कैसी है 40 ही है। तो ऐसे मोशन को क्या बोल देंगे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट या एक फिक्स्ड स्पीड के साथ घूमेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तो वैसे मोशन को हम बोल देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, पहले पढ़ दूं मैं, मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट सवाल ये पूछता है, क्या हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है? सवाल ये पूछता है। बाकी बच्चों को पढ़ने दो, तुमने स्कूल में पढ़ लिया है, इन्होंने नहीं पढ़ा, इनको भी समझने दो आराम से, ठीक है। तुम्हें आता है, बस सुनो, ठीक है। क्या सवाल यहाँ से एक पूछा जाता है, क्या हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है? तो आंसर है यस, बिल्कुल है। पहले समझेंगे, एक्सेलरेशन बेटा किस चीज पे डिपेंड करती है, और सिंपल में बोलूँ तो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और हमें पता है बेटा कि वेलोसिटी मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेलोसिटी मेरी दो चीज़ पे डिपेंड करती है। ये स्पीड पे भी, ये स्पीड इसको बोल दूँ मैं कि ये अपनी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है और डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि भाई मेरी स्पीड तो सेम है, क्योंकि बंदा सेम स्पीड से घूम रहा है, यानी इस यूनिफॉर्म सर्कुलर में मेरी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, दिस इज फिक्स्ड। भाई स्पीड सेम है, लेकिन तब भी मैं इसको एक्सेलरेटेड बोल रही हूँ, क्योंकि बेटा मेरी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती जा रही है। देखना कैसे, सपोज करो मैं गोल गोल घूम रही हूँ, मैं ऐसे गोल गोल घूमी, अभी मैं ये डायरेक्शन फेस कर रही आप लोग को, मैं इधर घूमी, ये डायरेक्शन बदली, मैं इधर घूमी, ये डायरेक्शन में इधर घूमी, ये डायरेक्शन में इधर घूमी, ये डायरेक्शन में इधर घूमी, ये डायरेक्शन। क्या मैंने गोल गोल चक्कर किया, हर पॉइंट पे मेरी डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं हुई? तो जब मेरी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इंस्पाइट की मेरी स्पीड फिक्स है, मैं उसी स्पीड पे, मैं मान लो 40 की घूमी जा रही हूँ, लेकिन मेरी डायरेक्शन तो कंटिन्यू बदल रही है ईच पॉइंट पे। तो जब डायरेक्शन बदल रही है यानी वेलोसिटी बदल रही है, और वी नो दैट कि चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। यानी मेरे हर पॉइंट पे मेरी स्पीड तो फिक्स होने के बावजूद भी मेरी डायरेक्शन ईच पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसलिए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, ठीक है। ईच पॉइंट पे मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। इतना क्लियर है सिंपल शब्दों में, ठीक है। इस पे छोटा सा एक फॉर्मूला है, आपको पूछा जाता है कि भाई जो स्पीड से तुम घूम रहे हो वो स्पीड निकालो, स्पीड निकालो। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, सर्कमफेरेंस सर्किल का 2πr अपॉन टाइम, यानी फॉर सर्कुलर मोशन, अगर मुझे मोशन सर्कुलर है उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द स्पीड, यानी v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t, ठीक है। यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है बेटा, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद तो आपके सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये पूरा मोशन चैप्टर आपका यहीं पे वाइंड अप होता है। बस इतना मुझे बताओ, यूनिफॉर्म इस पे गारंटीड सवाल है 2 मार्क्स का कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, गिव रीजन। ये सवाल आएगा तो आपको ये क्या एक्सप्लेन कर पाओगे क्यों इसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है? क्योंकि ईच पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। बस आपका मोशन चैप्टर बच्चा लोग यहीं पे खत्म होता है। अभी हम ग्राफ डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है।